तो इकोनॉमिक्स हम लोग एंड की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे नए होमवर्क होंगे अब। तो अंत में हमने कहा था कि आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे करवाएंगे, तो आज थोड़ा सा बजट और इकोनॉमिक सर्वे की भूमिका रहेगी और फिर 1-2 क्लास में उसको ख़त्म करेंगे। तो बजट एक राजनीतिक दस्तावेज होता है ना, एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है अगर देखा जाए तो, क्योंकि सरकार उसको प्रस्तुत करती है, बजट को सरकार प्रस्तुत करती है, तो एक तरह का वो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट होता है। इसलिए आप देखते हो कि जो भी बजट पेश करता है सरकार की तरफ के लोग जो होते हैं वो हमेशा तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा बजट है, और सरकार के जो विरोधी होते हैं वो कभी तारीफ नहीं करते, वो हमेशा बताते हैं कि ये खराब बजट है। तो क्या कोई बजट अच्छा हो सकता है, कोई बजट खराब हो सकता है? बजट भी अच्छा खराब हो सकता है क्या? तो ये एक व्यू, तो एक तो व्यू पूरा पॉलिटिकल है कि बजट अच्छा है खराब है, पॉलिटिकल व्यू। दूसरा पक्ष होगा, जो पॉलिटिकल वाला होगा उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वाला भी आ जाएगा और न्यूज़पेपर में जो पॉलिटिक्स होती है वो भी आ जाएगी। वो हमारे ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, उसका पता जरूर होना चाहिए, लेकिन हमारे ज़्यादा काम का नहीं। लेकिन इंटरव्यू के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं उससे। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी हिस्से से होंगे। दूसरा हिस्सा होता है उसका फैक्चुअल, जो प्योर इकोनॉमिक होता है, उसका इकोनॉमिक्स से सीधा लेना देना है। वो एक तरह से इनकम एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब है कि सरकार के पास पैसा आएगा कैसे और सरकार का पैसा जाएगा कैसे। तो इनकम और एक्सपेंडिचर सीधा सीधा, तो वो दूसरा हिस्सा है बजट का। तीसरा एक और हिस्सा होता है बजट का, वो फ्यूचरिस्टिक होता है कि देश किधर जा रहा है, देश को किधर ले जाया जा रहा है, भविष्य क्या होगा देश का। तो देश का भविष्य तय होता है बजट के माध्यम से। वो आर्थिक भी होता है, वैज्ञानिक भी होता है सॉरी, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हिसाब से भी होता है। दुनिया जियो पॉलिटिकल, उसको जियो पॉलिटिकल भी कह सकता है। तो रणनीतिकार जो होते हैं, जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो बजट को 3 तरह से देखते हैं। तो हम लोगों को भी रणनीतिकार के तौर पे देखना है, क्योंकि हम भी पॉलिसी मेकर होंगे। हम लोगों को भी पॉलिसी मेकर बनना है, तो हमको भी उसी तौर पे देखना है, और मेंस का आंसर लिखते समय हमको वो करना है। तो हम तीनों स्वरूप देखने की कोशिश करेंगे बजट के। जो फैक्चुअल वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो बजट से आते हैं उसमें से 3 क्वेश्चन उसी हिस्से से आएंगे, फैक्चुअल वाले पार्ट से, जो प्योर इकोनॉमिक है, और वो आंकड़ेबाजी है। तो आंकड़ों पे गौर करना पड़ेगा आपको। तो बजट एट ए ग्लांस या बजट के इन्फोग्राफिक्स वो डाउनलोड कर लीजिए बजट की वेबसाइट से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट है 2023-24 का बजट हमेशा आने वाले साल का होता है, 23-24, 23-24 वाला। और इकोनॉमिक्स और सर्वे जो होता है वो 22-23 का, जो बीत गया उसका, उसको इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। तो हमको आंकड़े तो तैयार करने ही हैं, क्योंकि 5 में से 3 क्वेश्चन तो सीधे सीधे उसी में से आना है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बजट। आप तमाम एनालिसिस देखते होंगे, लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा सा आपको तीनों पक्ष मजबूत करेगा, आप है ना। हमको मजबूत होना है ज्ञान के पक्ष में, ठीक है। बाकी उतार चढ़ाव आते रहेंगे, राजनीतिक उतार चढ़ावों से तैयारी नहीं होती परीक्षाओं की। परीक्षाओं की तैयारी तो परीक्षा के हिसाब से ही होती है, क्योंकि हमारे सामने एक सिलेबस है। कोई भी राजनेता या पॉलिटिकल पार्टी हमको सीधा जाकर के किसी पोस्ट पे नहीं बिठा देगी, हमको तनख्वाह शुरू नहीं हो जाएगी। तनख्वाह हमारी शुरू होगी जब हम एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो हमको तो एग्ज़ाम निकालनी है, तो हमको एग्ज़ाम को फोकस करना है।
पॉलिटिकल पार्टी की विचारधाराओं में बहना नहीं है। आती जाती रहती पार्टियां, नेता सब आते जाते रहते हैं। स्थायित्व है सर्विसेज का। आप जिस सर्विस में जा रहे हैं वो परमानेंट नेचर की है। जब आप 60 साल के हो जाएंगे, 65 साल के हो जाएंगे, तब रिटायर होंगे। कोई 60 में होता है, कोई 62 में होता है, कोई 65 में होता है। उससे पहले आप रिटायर नहीं होते। जबकि राजनीति में तो लोग कुछ भी हो जाता है, कल कोई मुख्यमंत्री है, कल नहीं है, आम आदमी हो जाता है, कभी कोई प्रधानमंत्री होता है, कई बार नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी कोई भरोसे नहीं होते, ये सब चलता रहता है। बहुत सारे खेल हैं उसमें हमको झमेले में नहीं पड़ना। हमारा उद्देश्य है उस परमानेंट नेचर की परमानेंट सर्विस को हासिल करना जो एक सिलेबस के माध्यम से हासिल होती है। तो हमको उस पर टिके रहना है, ठीक है ना। तो एक परफेक्ट आइडियोलॉजी हमको विकसित करना है उसके बारे में। तो बजट का वाकई में उद्देश्य क्या होता है? तो सीधा सीधा उद्देश्य तो आप समझ सकते हैं कि आपको चूंकि 1 साल तक इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए प्लानिंग करना है, तो पहले से डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए। तो बजट डॉक्यूमेंट जो होता है वो पूरा आगे के 1 साल का लेखा जोखा है। और बजट की सबसे बड़ी बात है कि हमारे घर का भी जो हम बजट बनाते हैं उसमें भी हम बजट बनाते हैं और इनकम और एक्सपेंडिचर का ख्याल रखते हैं। लेकिन हमारे बजट में हम इनकम वाले पार्ट को सबसे पहले तय करते हैं। हमारा जो पर्सनल बजट होता है उसमें हम देखते हैं कि हमारी इनकम है कितनी, सॉरी, उसके आधार पे खर्चे वाला हिस्सा हम तैयार करते हैं। वो बाद में करते हैं, पहले हम इनकम वाला हिस्सा तैयार करते हैं। सरकार के बजट की खासियत ये है कि उसका खर्चे वाला हिस्सा पहले तैयार होता है कि उसे खर्चा कितना करना है। उसके बाद इनकम कैसे करेंगे वो बाद में तैयार होता है। जितना खर्चा होना है वो पहले तय हो जाता है। ये हम नहीं कर सकते, हमारे पर्सनल बजट में हम ऐसा नहीं कर सकते। सरकार उल्टा करती है, क्योंकि सरकार को तो टैक्स लगाने हैं, तो वो टैक्स लगा करके अपना इनकम निकाल लेगी, ठीक है ना। उधार लेके आना है और जो भी उधार लेंगे वो सारी जनता में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्रति व्यक्ति कर्जा हो जाएगा। लेना तो सरकार को है, लेकिन अब जनता के ऊपर 2000 रुपये एक आदमी पे कर्जा हो या 4000 रुपये हो, क्या फर्क पड़ना है? आदमी को तो बताने जाना नहीं है, लेना तो सरकार को ही है। जबकि प्रति व्यक्ति कर्जा जो है वो 2000 भी हो सकता है, प्रति व्यक्ति कर्जा 4000 भी हो सकता है। लेकिन आदमी से थोड़ी पूछेंगे कि तुम्हारे ऊपर 2000 रुपया कर्जा कर दें या फिर 4000 रखें या 2000 रखें, बताओ। वो नहीं होता ना। वो तो आगे से आगे जनरेशन के बाद एक जनरेशन में वो कर्जा ट्रांसफर होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये है हमारे बजट का हिसाब किताब। सबसे पहले खर्चे वाला हिस्सा, बड़ा हिस्सा खर्चे वाला हिस्सा। और खर्चे वाला हिस्सा रख रहे तो फिर क्यों ना खर्चा कम किया जाए। इनकम से जितनी इनकम होने वाली है उससे कम ही रखा जाए तो और ज्यादा अच्छा होगा। सरकारें ऐसा नहीं कर सकती। सरकारों की 3-4 तरह की मजबूरियां हैं। एक, लोकप्रियता के आधार पर सरकारें चलती है। पब्लिक में आपके प्रति एक्सेप्टेंस होना चाहिए, जनता आपको समझे और अच्छा समझे। उसके लिए आपको जनता के लिए कुछ खर्च करना पड़ेगा, कल्याणकारी तरीके अपनाने पड़ेंगे, लोक लुभावन। और जब आप लोक लुभावन करोगे तो ज़्यादा खर्चा करोगे, लोगों को अच्छा लगने वाला काम करोगे तो उसके लिए खर्चा ज़्यादा होगा। बात समझ में आई ना। तो एक पक्ष तो ये है, और उसका कारण है राजनीति, क्योंकि आपको चुनाव में भी उतरना है। तो चुनाव भी लड़ना है तो खर्च तो अच्छे से होना चाहिए। अगर आप अच्छे से खर्च नहीं कर पाए, चुनाव के हिसाब से खर्च नहीं कर पाए, तो जनता में मैसेज खराब जाएगा, आप चुनाव हार सकते हैं।
दूसरा, पिछले साल जो आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे, अगर वो प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाए, और पिछले साल अगर मान लीजिए आपने 10 नई ट्रेन शुरू की थी, तो इस बार 15 नई ट्रेन शुरू करनी है, तो एक प्रकार का दबाव होता है हमारे पास पिछले बजट के अकॉर्डिंग कि हमें उससे आगे बढ़ना है। पहले हमें एक दिन में इतने किलोमीटर सड़क बना लेते थे, तो अब उससे ज़्यादा सड़क बनाएंगे। पहले हम एक कारखाना खोलते थे, तो हम 2 खोलेंगे। पहले हमने इतनी नौकरियां दी थी, तो अब इतनी नौकरियां देंगे। तो एक पिछले साल का जो बजट है उसको बोलते हैं हम लोग आउटकम बजट। तो 4-5 प्रकार के बजट हैं, तो वो थोड़ा सा यहीं पे समझ लीजिए उसको। एक आउटकम बजटिंग, आउटकम बजट। एक जीरो बेस बजटिंग, एक बजट का तरीका है जीरो बेस, जीरो बेस बना करके बजट करना अकाउंटेबिलिटी के लिए। जीरो बेस बजट का मतलब होता है कि इस वर्ष जो भी बजट जारी किया जा रहा है उसमें कैरी फॉरवर्ड नहीं ले रहे हम लोग पुराना, पिछले साल कहाँ तक क्या हो गया था उसकी बात हम नहीं कर रहे। इस बार जीरो से बजट मान रहे हैं, बजट को जीरो से मान रहे हैं। इसलिए जो भी खर्च होगा वो इस साल के हिसाब से खर्च होगा। उसमें कोई भी ऐसे खाना पूर्ति नहीं करेगा कि 60% तो पहले हो गया था, 40% ये हो करके ऐसा कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं। जीरो बेस बजटिंग, 100% जो बजट है वो इसी साल का है और इसी साल के काम का है। इसको बोलते हैं जीरो बेस बजटिंग। पुराना कैरी फॉरवर्ड लेकर के नहीं आना है। आउटकम बजटिंग का मतलब ये है कि जो वादा हमने किया था कि ये ब्रिज तैयार हो जाएगा, ये रेलवे लाइन तैयार हो जाएगी इतने किलोमीटर की, वो आउटकम आ चुका है, वो हो गया है, ये उसको बोलेंगे आउटकम बजटिंग। दूसरा होता है जेंडर बजटिंग, पहले भी बताया था मैंने जेंडर बजटिंग। तो जेंडर बेस्ड बजट वो होता है कि जिसमें जितना भी अलग अलग पोर्टफोलियो में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, मिनिस्ट्रीज के लिए पैसा जारी किया गया, उसमें महिलाओं का ख्याल रखा गया। महिलाओं के लिए इतना, हर जगह पर महिलाओं का एक निश्चित प्रतिशत आप निर्धारित करके रखेंगे कि ये तो महिलाओं के लिए खर्च किया जाएगा इसके तहत, उसको बोलेंगे जेंडर बजटिंग। फिर एक होता है ग्रीन बजटिंग, इन्वायरमेंट का ख्याल रखते हुए खर्च करना, इको फ्रेंडली। तो हर जगह खर्च को इको फ्रेंडली बना के रखना, उसको बोलेंगे ग्रीन बजटिंग। तो क्या क्या बजट के प्रावधान समझ में आया कि नहीं आया? ये सब आजकल पूछते हैं परीक्षा में, पहले भी पूछ रहे थे, अभी पूछेंगे, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो बजट का उद्देश्य समझ में आ गया होगा अब तो आपको कि बजट जो है। दूसरी चीज, एक और उद्देश्य होता है लोकतांत्रिक सरकारों में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में, इक्वलिटी, बजट के माध्यम से समानता लेकर के आना, बजट के माध्यम से समानता लेकर के आना, इक्वलिटी लेके आना। ये इक्वलिटी लाने का भी एक तरीका है, क्योंकि बजट में आप ऐसे लोगों पर टैक्स लगाते हैं जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, और फिर खर्च ऐसे लोगों पे करते हैं जिनके पास पैसा बहुत कम है, जिनको ज़रूरत है। तो जिनके पास अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है, वहाँ से उठा करके जो नीड है, जहाँ सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वहाँ ले जा करके उसको खर्च करना। ये सबसे बड़ा उद्देश्य है बजट का, खास करके डेमोक्रेसी में। पहले भी राजा लोग जो होते थे, उनका उद्देश्य वही होता था कि जनता पर कर लगाना, और जनता में जो लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा जिनके पास है, ऐसे लोग ऑब्वियसली ज़्यादा कर देंगे राजा को, और राजा फिर प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करेगा। पर वो वहाँ डिपेंड करता था कि राजा की मंशा क्या है, उसकी मेंटेलिटी कैसी है, उसका खुद का व्यवहार कैसा है, वो जनता को क्या समझता है।
तो अच्छे राजा भी हुए, बुरे राजा भी हुए, हमने इतिहास में देखा है, बहुत सारी कहानियां पढ़ी है। बहुत सारे राजा बड़े ज़बरदस्त रहे, प्रजा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। लेकिन नए ज़माने में हमने डेमोक्रेसी को चुना है। कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हम लोग सरकार बनाते हैं और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। जनता से पूछ करके बनाते हैं कि आपको सरकार कैसी पसंद है, उसके आधार पर सरकार आती है और सरकार फिर कल्याण के काम करती है। और सरकार अपने खर्चे के लिए टैक्स लगा करके, उधार लेकर के इस प्रकार से पैसा इकट्ठा करती है। एक ये पक्ष है। दूसरा पक्ष आपको बताया था जो फिस्कल पार्ट है, राजकोषीय पक्ष। अगर आप हिंदी करें फिस्कल का तो उसका मतलब होता है राजकोष, राजकोषीय, फिस्कल। और राजकोष जब हिंदी में देखते हैं तो राजा का कोष, राजा का कोष यानी सरकार का भंडार, सरकार का भंडार, राजा का कोष, ट्रेजरी, गवर्नमेंट ट्रेजरी, वो फुल होनी चाहिए पैसे से। इसलिए उसको बोलते हैं राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, उसको बोलेंगे फिस्कल पॉलिसी। यानी किस प्रकार से खर्च करना है। राजा अपने कोष को पूरा भर ले और फिर कुछ हिस्सा बचा ले और बाकी खर्च कर दे, ऐसा भी कर सकता है। या राजा अपने कोष को पूरा खाली कर दे और बल्कि थोड़ा सा कर्जा ले और उसके बाद कर्जा लेकर के भी खर्च करे, क्योंकि उसे उम्मीद है कि आगे जाकर के और मिल जाएगा उसको। उसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा, फिस्कल पॉलिसी। जब सरकार ज्यादा खर्च करती है, इनकम से ज्यादा खर्च करती है, ठीक है, जितनी इनकम होने वाली है उससे ज्यादा खर्च करती है। और यह सामान्यता होता आया है और ऐसा चल रहा है और इसे चलाया जाना उचित भी माना जाता है, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलपिंग इकोनॉमीज में, ठीक है। तो कहाँ ये अच्छा नहीं माना जाता और कहाँ अच्छा माना जाता है, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया कि जब आप विकसित हो रहे हैं तब तो बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी के घर में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं और ऐसे में अगर पिता लोन लेकर के आता है, एक बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, एक आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो कोई आईएएस पीसीएस में लगा हुआ है, कोई नीट में लगा हुआ है, और पिता घर का खर्चा अगर चला रहा है तो पैसे बचाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि घर के खर्चे में पैसे पूरे हो जाते हैं, तो इनकम तो खत्म हो जाती है। अब ऐसे में नीट की तैयारी में और आईएएस पीसीएस की तैयारी में किताबें लगेंगी, कोचिंग लगेंगी, तमाम प्रकार के टेस्ट सीरीज और तरह तरह के खर्चे होंगे। तो ऐसे समय में यदि पिता किसी से लोन लेता है तो ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो गया। ये क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप ग्रोइंग स्टेज में हो, डेवलपिंग स्टेज में हो, आप आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि ये लोन अगर आप बच्चा 25 साल का हो जाएगा, 27-28 साल का हो जाएगा, 30 साल का हो जाएगा, तब आप लोन निकालेंगे, तब कोई मतलब नहीं है। उस लोन का इंपॉर्टेंस अभी है, क्योंकि अभी बच्चे को जरूरत है, अभी उसको जरूरत है पैसे की, अभी उसको किताबों की जरूरत है, उसको सहायता की जरूरत है, पिता की सहायता की जरूरत है उसको अभी है। आप भी जिंदगी में ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य को, अपनी शादी को, अपने बच्चों की उम्र को इस आधार पर निर्धारित करना कि आपका बच्चा जब कॉलेज में हो, जब वो 18 से 25 के बीच हो और वो अपने करियर के निर्माण की स्थिति में हो, तब आप जिंदा रह सको। जिंदगी की प्लानिंग हमेशा इस हिसाब से करना चाहिए आदमी को कि 18 से 25 में बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और कई पिता उस समय में मौजूद नहीं रहते या तब तक बीमार हो चुके होते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं। तो आदमी को हमेशा अपने, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको ख्याल रखना चाहिए
कि आपके बच्चे की उम्र कितनी है। आपके अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, तो आपके बच्चों की संख्या भी उतनी ही होनी चाहिए जितना आप उनका ख्याल रख सकें, खास करके 18 से 25 में। ढेरों लोग ये प्लानिंग नहीं कर पाते और बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। उनके बच्चे बहुत कमजोर स्थिति में होते हैं। हमेशा कई लोग जिद में 35 साल तक, 40 साल तक शादी नहीं करते, और 35-40 साल तक आप शादी नहीं करोगे और फिर आपके बच्चा हुआ और तब तो 58-59 साल के हो जाओगे, तब वो 18 साल का होगा। 58-59 साल की स्थिति में आप उसका करियर बनाने की स्थिति में हो कि नहीं? तो किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए। इसलिए आप लोग, खास करके जो यंग लोग हैं, वो फ्यूचर में ध्यान रखें कि जिंदगी में जब कभी भी परिवार को जरूरत हो तब आप वहां मौजूद रहो। ऐसा ना हो कि ये इस तरह से बेतरतीब जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। आपकी जिंदगी हो गई, आप तो चल दिए, बाकी अपना अपना देख लो, ऐसा नहीं होता। ये कोई सही तरीका नहीं है, ये न्याय नहीं है। हमेशा उसकी डिमांड पूरी करने की स्थिति में हो। अगर 2 बच्चों की डिमांड पूरी करने की स्थिति में नहीं है तो फिर 1 ही बच्चा होना चाहिए। 3 की पूरी नहीं कर सकते, उसको जिस स्कूल की जरूरत है, उसको जिस किताब की जरूरत है, और जिस प्रकार की सहायता की जरूरत है, उस सहायता के लिए आपको मौजूद होना चाहिए और सक्षम भी होना चाहिए। उसके लिए पुरुषार्थ आपको अभी से करना पड़ेगा। आपको अभी से करना पड़ेगा अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं तो आप भी नहीं कर पाओगे। ये बहुत बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं। ये बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए उसका घाटे का बजट हो सकता है उस समय में, क्योंकि बच्चों में इन्वेस्ट करना है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए कर्जा लेते हैं, एजुकेशन लोन की सुविधाएं क्यों है? ठीक है, वो बच्चा कमा करके दे देगा। बैंक ने व्यवस्था रखी है कि आप अपनी EMI तब शुरू होगी जब आप नौकरी लग जाओगे। पूरा कोर्स करते समय आपसे पैसा नहीं मांगा जाएगा और आपकी फीस कॉलेज की बैंक भरेगा। ये तो लोन की सुविधा सरकार के मार्फत हो गई, लेकिन बिना कोलेट्रल के तो वो देते नहीं। पिता के पास इतना कुछ होना चाहिए कि आपको बच्चे को लोन मिल सके। इतना कुछ पिता के पास होगा तभी तो लोन मिलेगा। तो पिता को इतना अरेंज करके तो रखना पड़ेगा कि बच्चा एजुकेशन लोन ले सके और आप उसकी गारंटी दे सको कि बच्चा ने अगर नहीं चुकाया तो मैं चुकाऊंगा, मेरी ये प्रॉपर्टी आपके यहाँ रखी है। ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। ये मैंने उस उदाहरण से इसलिए बताया क्योंकि राष्ट्र भी जब ग्रो कर रहा होता है तब राष्ट्र का बजट जो है वो घाटे का होता है, क्योंकि राष्ट्र के सामने चुनौतियां हैं, देश के सामने चुनौतियां हैं। ऐसे समय में उसको बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी है तो फायदे का बजट नहीं कर सकते आप। फायदे का बजट क्यों करना है? थोड़ा लोन निकालो, देश के लोगों को आगे बढ़ाओ। बात समझ में आई ना? तो ये भावना तब मैंने जब अपना खुद का आप केस देखेंगे या खुद के हिसाब से जब सोचेंगे या किसी स्टूडेंट के हिसाब से सोचेंगे तो राष्ट्र का भी समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए FRBM एक्ट आया था 2003 में, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार लेके आई थी, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, FRBM कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाए। सरकारें अनाप शनाप कर्जे का बजट ना बनाएं, लिमिटेड होना चाहिए। अनाप शनाप कर्जा नहीं होना चाहिए, एक लिमिट में कर्जा होना चाहिए। घाटे का बजट जो है ठीक है, राजकोषीय घाटे वाला बना लो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। 3% GDP के हिसाब से बात नहीं कर रहे, बजट के हिसाब से बात कर रहे हैं। और बजट के हिसाब से भी कई जगह पर वो बोल रहे हैं कि GDP का 3% ये सबसे आदर्श होगा। 2.5%, 2%, 3%, इससे ज्यादा ना जाने थे। ठीक है, तो FRBM एक्ट थोड़ा सा लिख लीजिएगा। बजट का मैनेजमेंट कैसे हो और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी
सो FRBM का मतलब हो गया फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। उसके आने के बाद फिर सरकारों ने थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू किया। तो 2008 तक तो अच्छी स्थिति चलती रही क्योंकि पूरी दुनिया फायदे में जा रही थी। केवल मनमोहन सिंह की वजह से ही इंडिया फायदे में जा रहा था ऐसी बात नहीं है, पूरी दुनिया ही फायदे में थी। लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी 2008 की, उसके बाद से दिक्कतें शुरू हुई। तो उसके बाद लगातार थोड़ा सा दिक्कत रही। फिर उसके बाद डिमोनेटाइजेशन, GST, कोविड, ये सब। तो कोविड में तो ज़बरदस्त घाटे का बजट था क्योंकि सरकारों, लॉकडाउन लगा हुआ था, लोगों के काम बंद थे, जनता के लिए बहुत कुछ करना था, वैक्सीनेशन करना था, अनाज फ्री में देना था, सब्सिडी देनी थी, ये सब होना था, इसलिए घाटे का। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि इसको हम लोग अभी 4.5% तक ले जाएंगे 2025-26 तक। हम इसको 4.5% तक ले जाएंगे। अभी 6-6.5 का रहता है, तो उसको 4.5% तक हम लोग 2025-26 तक ले जाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है, 2025-26 तक 4.5% फिस्कल डेफिसिट करने का। ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा फिस्कल वाला जो पार्ट है वो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, राज्यों का भी फिस्कल डेफिसिट और केंद्र का भी, दोनों का मिला के बात करते हैं। यह ध्यान रखिए, जब भी GDP के हिसाब से बात होगी तो राज्यों का फिस्कल डेफिसिट भी देखा जाता है। राज्य सरकारें जो अपना बजट बनाती हैं और केंद्र सरकार का बजट। तो इसलिए राज्य सरकारों को भी केंद्र सरकार निर्देश देके रहती है कि आप इससे ज़्यादा घाटे का न बनाएं, जो भी बजट बनाना है इसके अंदर अंदर बनाएं, ताकि हम नेशनल लेवल पे उसको रेट को, दर को मेंटेन कर सकें। ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो एक तो राजकोषीय वाला पक्ष जो है आपको ये समझ में आना चाहिए। तो ये जो घाटा है ये एक तरह का बोझ है। नॉन प्रोडक्टिव चीजों का बोझ और ज्यादा होता है, खास करके कर्जे का। तो इस साल की जो बजट साइज है वो 45 लाख करोड़ की। इस साल का बजट 45 लाख करोड़ का बजट है। ठीक है। अगले साल का हो सकता है 48 लाख करोड़ का हो, 50 लाख करोड़ का हो। ठीक है ना। 4-5 लाख करोड़ बढ़ जाता है। तो 45 लाख करोड़ का बजट है इस बार, और हमारा कर्जा है 10 लाख करोड़ का। इंटरेस्ट है, ब्याज हम लोग देंगे 10 लाख करोड़। 45 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ ब्याज देने वाले हैं हम लोग। इस साल के बजट में जाकर के देखिएगा, हिसाब किताब आपको मिलेगा उसमें। इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? 10 लाख करोड़ का। 25%, 22% के आसपास हमारा केवल इंटरेस्ट पेमेंट रहेगा, यानी कि ब्याज, हम ब्याज चुकाने वाले हैं। इसका मतलब कर्जा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कर्जा बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम कर्जे पे आएंगे, अभी डेट पे आने वाले हैं। अभी थोड़ा सा इसको देख लीजिए। तो बहुत बड़ा प्रतिशत जाता है इंटरेस्ट पेमेंट पे, लगभग सबसे बड़ा प्रतिशत ही इसी पे जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट। 10% खर्चे का बहुत बड़ा हिस्सा। तो इसीलिए तो गरीब गरीब होता जाता है और अमीर अमीर होता जाता है। अमीर को ब्याज मिलता है और गरीब को ब्याज देना पड़ता है। तो गरीब देश होने के कारण हम लोग ब्याज पे बहुत बड़ा हिस्सा, लेकिन कर्जा नहीं लेंगे तो क्या विकसित हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। अगर हम कर्जा नहीं लेंगे तब भी विकसित नहीं हो सकते, लेकिन इसी तरह ब्याज चुकाते रहे तो विकसित हो जाएंगे। दुविधा तो बड़ी जबरदस्त है। तो क्या इतना बड़ा ब्याज चुकाना बुद्धिमानी है? आगे जाकर के और ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा। आज 10 लाख करोड़ का, आगे हो सकता है 12 लाख 15 लाख करोड़ का ब्याज चुकाना पड़ेगा, डेफिनेटली चुकाना पड़ेगा। तो बजट साइज ज्यादा रखने से भी कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर हम खर्चा कम कर देंगे तो क्या विकास कर लेंगे? तो यहां थोड़ा सा फिर आइडियोलॉजी पे आता हूं मैं। यहां आपको फिर आइडियोलॉजी पे लेके आता हूं। देखिए, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी बजट की आइडियोलॉजी होती है।
और गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी पॉलिटिकल पार्टी किसकी सरकार है उस पर डिपेंड करती है। सरकार किन लोगों की है उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि सरकार पॉलिटिकल पार्टी बनाती है। तो पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी होती है वही सरकार की आइडियोलॉजी होती है, वही देश की आइडियोलॉजी बन जाती है। चाहे देश के लोग सारे उस हिसाब से सोचते हैं या नहीं। तो दो तरह की विचारधाराएं होती है, एक होती है सप्लाई साइड की, एक होती है डिमांड साइड की। एक सप्लाई साइड वाली होती है, पूंजीपतियों की तरफ से सोचते हैं। सप्लाई साइड जो मैन्युफैक्चरर हैं, उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक उनकी सोच वाली सरकार होती है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को कितना फायदा पहुंचाया जाए। दूसरा डिमांड साइड की सरकार जो होती है, यानी कि कंज्यूमर, इंडस्ट्रियलिस्ट जो प्रोडक्शन करते हैं उसको कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, सर्विसेज को, गुड्स को। तो सर्विसेज और गुड्स कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, यानी कि वो डिमांड साइड है, लोगों की सरकार। तो पूंजीपतियों की सरकार और लोगों की सरकार, दो पक्ष है, बिल्कुल क्लियर पक्ष है। तो पॉलिटिकल पार्टी को तय करना होता है कि वो किसकी सरकार है, क्योंकि उस हिसाब से वो छूट देंगे बजट में। तो बजट उसी हिसाब से होता है। वो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है, यानी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला है, या फिर वो कंज्यूमर्स को, डिमांड साइड को, किसको फायदा पहुंचाने वाला है। दिक्कत क्या है? दिक्कत विचारधारा की है। एक विचारधारा ये कहती है कि जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, वो इसी देश के हैं, और अगर उनको भरपूर फायदा पहुंचाया जाए तो उससे रोजगार पैदा होगा, उससे लोगों को नौकरियां लगेंगी, और अंततः पूंजीपति का पैसा ट्रिकल डाउन होते होते उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिन तक पहुंचना है लाभ। तो जिनको लाभ की जरूरत है, बेनिफिशरीज, जो गरीब वर्ग है, जो डिपेंडेंट्स हैं, निर्भर करते हैं सरकार के ऊपर, जो आत्मनिर्भर नहीं है, उन लोगों तक आखिर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। लाभ तो मिलके ही रहेगा। ठीक है। और दूसरे लोग बोलते हैं नहीं, हम डिमांड साइड के लोगों को कुछ देंगे। जैसे राहुल गांधी न्याय योजना लेके आए थे, 72,000 रुपया साल का, 6,000 रुपया एक परिवार को देंगे। 25,000 परिवार इस देश में हैं, तो 25,000 परिवारों को मिनिमम 6,000 रुपीज हम हर महीना दे देंगे, उनके अकाउंट में डाल देंगे। वो डिमांड साइड का कंसेप्ट है। टैक्स लेंगे लोगों से, सुपर रिच टैक्स लगाएंगे, अमीर लोगों पे टैक्स लगाएंगे, उद्योगपतियों पे टैक्स लगाएंगे, और गरीब लोगों के अकाउंट में 6,000 रुपया हर महीने ट्रांसफर हो जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। फिर वो मार्केट में जाके खर्च करेंगे, तो वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी, तो उद्योगपतियों को भी फायदा होगा, क्योंकि निर्माण जो प्रोडक्शन करते हैं वस्तुओं का और सेवाओं का, वो तो उद्योगपति करते हैं। तो फैक्ट्री मालिकों को अपने आप फायदा होगा। हम इनको देंगे तो फायदा वहां तक पहुंच जाएगा। तो डिमांड साइड की सरकार खर्चा इस टाइप से करना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता रखेंगे, फर्टिलाइजर सस्ता रखेंगे, गरीबों को अनाज देंगे खाने पीने का फ्री में, शिक्षा में सहायता करेंगे, अस्पतालों में सहायता करेंगे, दवाइयाँ, वैक्सीन वगैरह सब मुफ्त देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुफ्त वाली बात करना, जो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि रेवड़ी कल्चर, रेवड़ी फ्री में बांट रहे हैं, या फ्री बीज की बात आती है, फ्री बीज। तो जो डिमांड साइड वाले हैं वो हमेशा फ्री बीज की बात करते हैं, हमेशा
उनके अकाउंट में पैसे डालने की बात करते हैं। जो सप्लाई साइड वाली होती है वो बोलते हैं कि नहीं, हम इनको छूट देंगे, कॉरपोरेट टैक्स कम करेंगे, कॉरपोरेट्स जो हैं उनके टैक्स को कम कर देंगे ताकि वो और नौकरियां देंगे। उनके टैक्स को कम करेंगे, उनकी सहूलियत बढ़ाएंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे। और इन दिनों में ये जो सरकार है इसका एक नया ट्रेंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करके सप्लाई साइड को सपोर्ट करें। सप्लाई साइड को सपोर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेंगे। बहुत सारे हाईवेज बनाएंगे, बहुत सारे फ्लाईओवर बनाएंगे, मेट्रो बनाएंगे, रेलवेज बनाएंगे, फास्ट ट्रेन बनाएंगे, वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे। और आम लोगों की ट्रेन चलाएंगे नहीं, आम लोगों की नहीं, थोड़ी सी महंगी वाली 2500 टिकट वाली, 3000 टिकट वाली, ऐसी चीजें ज्यादा करेंगे। बड़े बड़े रोड बनाएंगे, गांव तक पहुंचने की सड़क नहीं, वो हो गया। हमको तो बड़े 8 लेन, 6 लेन, 4 लेन बनाना है, क्योंकि उससे उद्योगपतियों को आसानी होगी अपना माल पहुंचाने में, फैक्ट्री खोलने में, दूर दूर दराज के इलाके में जमीन खरीदने में, क्योंकि वहां से 4 लेन निकलेगा तो कई सारे गांवों से होकर निकलेगा। जब भी नया 4 लेन, 8 लेन, 6 लेन डलता है ना, तो बहुत सारे नए गांव उस चपेट में आते हैं और उनकी जमीनें उसमें अधिग्रहण में जाती है। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन सकते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो सप्लाई साइड की सरकार अब सीधा सीधा तो पैसा नहीं दे सकती उद्योगपतियों को, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता दी है। तो सप्लाई साइड की सरकार किस में इन्वेस्ट करेगी? सबसे ज्यादा तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करने से गरीब आदमी को फायदा नहीं होता? नहीं, गरीब आदमी को भी फायदा होता है, उसका रोजगार लगता है, रोड बनाने में भी वो काम आता है, रेलवे लाइन बिछाते समय वो काम आता है। गरीब आदमी का खेत अगर सरकार अधिग्रहण में करेगी तो उसको अच्छा बड़ा दाम मिलेगा, एक साथ बहुत एक मुश्त पैसा मिलेगा, उसमें भी ट्रिकल डाउन होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होने से भी गरीब आदमी को पैसा मिलता है। लेकिन बड़ा फायदा किसको मिलेगा? जो बड़ी फैक्ट्री डालेगा, जिसके दिन भर ट्रक दौड़ेंगे, उसको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। आप तो कभी कभार कार लेके निकलोगे, एक साल में 1 या 2 बार, और उसका टोल टैक्स देना होगा। लेकिन जिसके कंटेनर निकल रहे हैं, जिसका मुंबई से, चेन्नई से, बंगाल से, कोलकाता से, सब जगह से माल आ रहा है, जा रहा है, पोर्ट पे जा रहा है, बंदरगाहों पे जा रहा है, यहाँ प्रोडक्शन होता है, बंदरगाहों पे पहुंचता है, वहां से कच्चा माल आता है तो सीधा यहां पहुंच जाता है जल्दी से। और दूसरा जो उससे हटके है, बजट में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए आप देख रहे हो कि यूपी और बिहार के विकास के लिए वहां के लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत काम हो रहा है। खास करके यूपी में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है ना, तो वो सबसे ज्यादा एनकाउंटर करना, या तमाम मतलब जो माफिया डॉन है उन सबको ठिकाने लगा करके सबको कैसे भी करके अंदर डाल दो। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जैसे किसी ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया, उद्योगपति को उठा करके फिरौती मांगने लग जाते हैं। अपहरण का पूरा एक इंडस्ट्री है, किडनैपिंग इंडस्ट्री है वहां पे। किडनैप करके रख लिया, फिर फिरौती मांगने लग जाते हैं। तो ऐसे लोग, तो ये भयमुक्त वातावरण बनाना कि लोगों को डर न रहे, तब जाकर के तो उद्योग आएंगे ना। ये दूसरा, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से भी नहीं आने वाले। लेकिन फिर एनकाउंटर करते हैं तो फिर वो रूल ऑफ लॉ मांगते हैं वो लोग। फिर फॉरेन इन्वेस्टर को ये डर लगता है कि इसे पकड़ के उड़ाया तो ऐसे तो कल तो मुझे भी उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा डर लगने लगता है। तो इसलिए रूल ऑफ लॉ के तहत काम होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, केवल एनकाउंटर से नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि वहां किडनैप ना होते हो, वहां रेप ना होते हो, वहां क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत कम हो। क्योंकि अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है तो वहां उद्योग कैसे चलेंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? बात समझ में आई ना? तो ये वाला पार्ट जो है इसको समझिएगा कि सप्लाई साइड और
डिमांड साइड, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमको पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक सप्लाई साइड होता है, एक डिमांड साइड होता है। दोनों ही जनता का भला करना चाहते हैं। एक में जनता का भला बाद में होगा, पहले पूंजीपतियों का होगा, फिर उनका जब पर्याप्त हो जाएगा तो अपने आप जनता का हो जाएगा। और एक में नहीं, जनता का हम करके ही मानेंगे, पूंजीपतियों का उससे हो ही जाएगा, पूंजीपतियों का बाद में होगा, अपने आप होगा। ये अंतर है, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। ये जो साइड है उसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। सबका साथ सबका विकास जो बोला गया उसका मतलब है इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। दूसरा वाला है ट्रिकल डाउन थ्योरी। तो दूसरे वाले को बोलते हैं ट्रिकल डाउन। तो आपको बजट का जो स्वाद है वो समझ में आ जाएगा। तो अभी आप बढ़ा जाएंगे तो देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा खर्चा किसके ऊपर है? एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में। डिफेंस का बजट हमने कम किया है, बहुत आलोचना हो रही है सरकार की कि डिफेंस का बजट कम क्यों किया आपने, क्योंकि हमारे लगभग 2.5 दुश्मन है। इधर चीन है, इधर पाकिस्तान है और कश्मीर है आधा, तो उसको 2.5 दुश्मन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि कश्मीर में लगभग उतनी एनर्जी लगानी पड़ती है, किसी एक दुश्मन के लिए लगानी पड़ती है, उसकी आधी आपको केवल कश्मीर में लगा कर रखनी पड़ती है, मिलिट्री खर्चा वर्चा। तो इसलिए उसको 2.5 दुश्मन बोलते हैं। तो फिर ऐसा में तो दुश्मनी तो कम हुई नहीं है, प्रॉब्लम तो ज्यों की त्यों है। फिर आप बजट किस खुशी में कम कर रहे हो? तो बहुत लोगों ने खिलाफ लिखा है इस बजट के, खास करके डिफेंस का बजट कम क्यों किया? क्योंकि नए नए इक्विपमेंट खरीदने हैं, पनडुब्बियां खरीदनी है, नौसेना को हथियारों की जरूरत है, सेना को, थल सेना को, वायुसेना को बहुत एयरक्राफ्ट खरीदने हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास सब कुछ अत्याधुनिक हो गया। रडार खरीदने हैं हम लोगों को, ड्रोन खरीदने हैं, और समस्या तो ज्यों की त्यों है। या तो फिर सरकार ने बात कर रखी हो चाइना से भी और पाकिस्तान से भी, बता नहीं रहे हैं। तो बहुत लोग आलोचना कर रहे हैं कि आखिर ये है क्या, डिफेंस बजट कम करने का तो कुछ कारण समझ में नहीं आता। जब खतरा मंडरा रहा है तब आप बोल रहे हैं कि अभी हम खर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, या तो दोस्ती कर लिए, तो बताओ क्या दिक्कत है। तो जो भी है, लेकिन एक डिफेंस के ऊपर जरूर जा कर के लिखिएगा, पढ़िएगा उसके ऊपर। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ का बढ़ाया नहीं तो उसके ऊपर भी आलोचना होती है। एजुकेशन और रिसर्च का बढ़ाया जाना चाहिए था, R&D में पैसा ज़्यादा लगना चाहिए, एजुकेशन पे भी ज़्यादा होना चाहिए। अभी सरकार ने बढ़ाया नहीं। हेल्थ का भी कम किया GDP के अगेंस्ट। तो ये सारी दिक्कतें हैं, पर इन सब के साथ हमारा GDP का परसेंटेज भी बढ़ता जा रहा है ना, GDP ग्रोथ भी बढ़ती जा रही है। तो उसके परसेंटेज में वो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हमारी टोटल इनकम ही बढ़ रही है, इसलिए उसके सामने उसका उतना परसेंटेज भी उतना ही काम करेगा। ठीक है ना। तो एजुकेशन के अगेंस्ट जरूर देखिएगा, हेल्थ के अगेंस्ट देखिएगा। हेल्थ को भी प्राइवेट सेक्टर के भरोसे, इंश्योरेंस के भरोसे काफ़ी हद तक छोड़ दिया है। तो यही सप्लाई साइड की सरकार में यही होता है कि वो उद्योगपतियों, पूंजीपतियों और प्राइवेट सेक्टर के भरोसे बहुत छोड़ते हैं जनता को। उनको लगता है कि ये ईमानदार सेक्टर है प्राइवेट वाला, और ये जनता का ख्याल रखेगा। सरकार ने नहीं भी रखा तो भी ये लोग हैं, ये देख लेंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर पर इतना भरोसा जो है बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। प्राइवेट का मतलब ही होता है अपना फायदा देखने वाला, जनता का नहीं। ठीक है, प्राइवेट व्यक्ति अपना फायदा देखता है। प्राइवेट स्कूल में आप देखेंगे कि बच्चे की फीस अगर 1.5 लाख भी है 1 साल की, तब भी टीचर की 15,000 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, और जो व्यक्ति 50,000 फीस ले रहा है बच्चे की, या 30,000 ले रहा है, वो भी टीचर को 10,000 तो दे ही रहा है। 50,000 फीस ले रहा है तो 10,000 दे रहा है। 1.5 लाख ले रहा है तो फिर टीचर को कितना होना चाहिए? 30,000 होना चाहिए।
क्योंकि फीस 1.5 लाख है। लेकिन टीचर की तनख्वाह कितनी है? 15,000। 10 से 15,000, वो 10 से ज़्यादा 15,000 पे पहुँचाएगा उसको, और बच्चे की 3 गुना कर देगा। 50,000 के बजाय 1.5 लाख। तो प्राइवेट सेक्टर अपना फायदा ज़्यादा देखता, खुद का, जनता का नहीं देखता। तो प्राइवेट सेक्टर के भरोसे रखना शिक्षा को और स्वास्थ्य को, इसका मतलब जो वनरेबल ग्रुप हैं, ऐसे लोग जो बिल्कुल ही एकदम वनरेबल हैं, जिनके स्वास्थ्य को चुनौती आई हुई है, शिक्षा में जो वंचित हो सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, ऐसे लोग बिल्कुल वंचित हो जाते हैं। ठीक है, बाहर हो जाते हैं, वो लोग हासिल नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ को जरूर समझिएगा। तो 2 ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी, शिक्षा, स्वास्थ्य। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुआ खर्च वाला हिस्सा। आ जाइए, अब हम थोड़ा सा इनकम वाले हिस्से पे बात कर लेंगे। सरकार आखिर इनकम कहाँ से करेगी? सरकार जितना भी टैक्स लेती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं GTR, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, GTR। तो 45 लाख करोड़ में से काफी बड़ा हिस्सा तो GTR से आता है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ये वो हिस्सा है जिसके लिए सरकार को पे नहीं करना है, सरकार को उसके बदले कुछ देना नहीं है। ये सरकार का खुद का, राजा का स्व होता है, राजस्व, इसलिए बोलते हैं राजस्व, रेवेन्यू उसका खुद का है। उसमें इनकम टैक्स आता है, कॉरपोरेट टैक्स आता है, GST आता है। GST बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। कॉरपोरेट टैक्स बहुत बड़ा हिस्सा है, इनकम टैक्स। लेकिन अभी GTR का काफी बड़ी जो चीज जो है, हम देख रहे हैं कि इनकम टैक्स ज्यादा हो गया है कॉरपोरेट टैक्स से। ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। यानी पूंजीपतियों से ज्यादा पैसा इस देश के नौकरी करने वाले लोग और इनकम टैक्स देने वाले लोग जो है पे कर रहे हैं। पूंजीपति अब उससे कम पे करेंगे। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है, क्योंकि कॉरपोरेट टैक्स रेट में कट किया गया था, उनके टैक्स को कम किया था इस सरकार ने। इसलिए तो पूंजीपतियों की सरकार बोलते हैं ना, इंडस्ट्रियलिस्ट के, क्योंकि उनके टैक्स को भी कम किया था। तो उनके टैक्स को जब वो दुनिया में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे पहुंचने की स्थिति में आ रहे हैं, तो फिर उनके टैक्स को कम करने का तो कोई तुक ही नहीं बनता। ऐसा तो है नहीं कि वो गरीबी में जा रहे थे। तो जब उनको जब ज्यादा फायदा हो रहा है ऐसे समय में, उनके टैक्स को कम करने का क्या मतलब है? तो ये आरोप भी लगता है सरकार पर। सरकार की नीति, हमने बताया, पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी होती है। इस पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी यही है कि पूंजीपतियों के लिए सपोर्ट करना है, हमें उन्हें बचाना है। उनका मानना यह रहता है कि अगर ये बच गए तो फिर इनके सहारे हम बहुत कुछ कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग सीधा सीधा पॉलिटिक्स में चंदा देते हैं। तो क्रोनी कैपिटलिज्म और प्लूटोक्रेसी, इसीलिए बोलते हैं उसको प्लूटोक्रेसी। पिछली बार मैंने शायद इसके ऊपर पूरा लेक्चर लिया था, बताया भी था, डेमोक्रेसी और उन सब की तुलना करके भी बताए थे। तो वो आप पुराना लेक्चर देख सकते हैं। इसलिए उनको मजबूरी कहें या जो भी, उनको ये करना ही होता है। ठीक है ना, ये चीज है। तो एक तो ये बात समझ लीजिए कि टैक्स जो है वो, और GST और दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी, ये डायरेक्ट टैक्स हैं, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स माने जाते हैं, क्योंकि इनमें ठीक उसी आदमी को टैक्स पे करना पड़ता है। ये लायबिलिटी उसी की होती है, जिसको टैक्स पे करना है वही टैक्स पे करता है, कोई दूसरा उसके बिहाफ पे नहीं करता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो दूसरे करते हैं, जैसे कि GST। हम लोग दुकान पे GST पे करते हैं, तो हम सरकार को पे नहीं करते, बल्कि दुकानदार जो है हमारी तरफ से पे करता है सरकार को। इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा हो गए हैं डायरेक्ट टैक्स से, ये भी एक खतरनाक संकेत है।
क्योंकि डायरेक्ट टैक्स हमेशा वो लोग देते हैं। डायरेक्ट टैक्स ज्यादा होना प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहलाता है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यानी जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स देगा। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स देगा, जो कम कमा रहा है वो कम देगा, और थोड़ा और कम कमा रहा है तो बिल्कुल नहीं देगा। उसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। रिग्रेसिव किसको कहेंगे? जो समान रूप से, चाहे आप कम कमा रहे हो चाहे आप ज्यादा कमा रहे हो, आप एक जैसा टैक्स दोगे, आप उतना ही टैक्स दोगे। तो सांची का दूध का पैकेट अगर कोई कार में से उतर करके खरीदेगा, या कोई भिखारी भीख मांगते मांगते सांची का दूध पैकेट खरीद रहा है, या अपने खुद के खाने के लिए कुछ खरीद रहा है, दोनों को बराबर मूल्य में मिलता है। दोनों को एक जैसा पे करना पड़ता है, एक ही मूल्य पे करना पड़ता है। 23 रुपए का पैकेट है तो 23 रुपए ही पे करना है दोनों को, चाहे आपके पास कार हो, चाहे आप 1 करोड़ रुपया एक साल का कमाते हो, चाहे आप 10,000 रुपया कमाते हो, एक जैसा पे करना। इसको बोलेंगे रिग्रेसिव टैक्सेशन। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो रिग्रेसिव टैक्सेशन कहे जाते हैं वो भारत में बढ़ गए हैं। जीटीआर में जो बड़ा हिस्सा है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। तो ये नकारात्मक है, ये वृद्धि नकारात्मक। इसका मतलब आम आदमी, गरीब आदमी ज्यादा पे कर रहा है, अमीर आदमी उतना पे नहीं कर रहा है। तो देश का संचालन तो देखा जाए तो उन लोगों के माध्यम से करवाया जा रहा है जिनके पास पैसा कम है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि रिग्रेसिव टैक्सेशन ये सब इतिहास में पहली बार हो रहा है। पिछले 7-8 सालों में हुआ है ये सब, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये नेगेटिव ट्रेंड मैंने आपको बताया क्यों? क्योंकि सप्लाई साइड की गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट को आगे जाके, कुछ लोग मानते हैं कि ये आगे लॉन्ग टर्म में जाकर के बहुत फायदेमंद हो जाता है। उन लोगों को टैक्स देने की आदत हो जाती है, उन लोगों को फिर कमाने की आदत हो जाती है, फिर वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं। धीरे धीरे आदत हो जाती है। लेकिन ये वनरेबल ग्रुप के ऊपर लागू नहीं होता। अगर आप कहें कि खाना लाइन से या बराबर नहीं बटेगा, बल्कि खाना लूटा जाएगा, और खाना जो लूट सकने में कामयाब होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो खाना खा पाएगा। तो एक तो उसमें बेकार बहुत होता है, लूटपाट में बेकार बहुत होता है, खराबी बहुत होती है, बिगड़ता बहुत है, गिरता है नीचे। एक दूसरी चीज है कि एक ही व्यक्ति कई बार बहुत ज्यादा खा जाएगा, नहीं, वो कहे कि ये जो आज नहीं खा पा रहा ये भी सीख लेगा किसी दिन, नहीं, कुछ लोग कभी नहीं सीख पाएंगे। और उसमें जो विकलांग होंगे और शारीरिक रूप से कमजोर होंगे वो तो उस लायक ही नहीं रहेंगे ना कभी। इसलिए सरकारें ऐसे नहीं चलती है। सरकारें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से चलती है, इक्वालिटी के हिसाब से चलती है, रूल ऑफ लॉ पे चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। सरकार कोई हुज्जतबाजी नहीं है, आया समझ? सरकार कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगियां हैं। 1 साल का बजट मतलब आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। 1 साल की इस समय में जो 18 साल का है कोई व्यक्ति, इस समय में जो 17 साल का है, इस समय में यदि कोई 6 साल का है और उसको टीके लगने हैं, और आप नियम 2 साल बाद बनाएंगे फ्री में टीके के, तो वो व्यक्ति टीका खरीदने की स्थिति में नहीं है, वैक्सीन खरीदने की स्थिति में नहीं है, तो वो वंचित हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीजें हैं, ये थोड़ा कठिन काम है, मुश्किल काम है। प्रायोरिटी सेट करना। अब जाकर के बजट पढ़िए, बजट बड़ा सेंसिटिव डॉक्यूमेंट लगेगा आपको। आपको वो जो आंकड़े नहीं नजर आएंगे, उसमें देश के लोग नजर आएंगे। इस हिस्से में वो लोग बैठे हुए हैं, इस हिस्से में वो लोग बैठे हुए हैं, वो चीखते चिल्लाते हुए नजर आएंगे। आया समझ? आंकड़े बोलने लग जाएंगे वो। अब देखिए, बड़ा जीवंत डॉक्यूमेंट है वो,
बहुत लिविंग डॉक्यूमेंट है। बस वो देखने का नजरिया होना चाहिए उसको। ये पढ़ाई वढ़ाई का विषय नहीं रहेगा आपका सिविल सर्विसेज का, बल्कि आपको लगेगा कि ये मुझे पता होना चाहिए, मेरे देश का है, ये मेरे लोग हैं, इनके पास ये होना चाहिए और इनके पास ये नहीं है और इनके पास बहुत ज्यादा हो रहा है, ये हो क्या रहा है आपको दिखेगा वो। तो जो लोग तैयारी को जीवंत बना लेते हैं ना, फिर उनके लिए ये 1 साल 6 महीने की तैयारी है, समझ में आना चाहिए। और एग्जाम में तो क्वेश्चन ऐसा दिखता है, बिल्कुल एकदम से दिखता है। पेट्रोल डीजल का खत्म कर दिया सरकार ने, बिल्कुल जीरो के आसपास आ गए। फर्टिलाइजर का भी थोड़ा सा बढ़ाया है, तो सब्सिडी वाला हिस्सा लगभग खत्म कर दिया सरकार ने। वही रेवड़ी बांटना नहीं चाहते, किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं देना चाहते, मार्केट के भरोसे है पूरा। मार्केट जो भी रेट तय करेगा पेट्रोल डीजल के वही होंगे। अब सरकार का इंटरफेयर बहुत कम होगा, क्योंकि सब्सिडी लगभग खत्म हो गई। इसीलिए सिलेंडर के प्राइस पेट्रोलियम में आता है वो भी, तो सीधा उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सब्सिडी बिल्कुल खत्म हो गई। तो सब्सिडी वाला पार्ट वो खर्चे वाले में आ गया मैं थोड़ा, लेकिन वापस इनकम वाले में चलते हैं। तो ये तो जीटीआर हो गया था, जीटीआर देख लीजिएगा, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, तमाम टैक्सेस कैसे आते हैं। दूसरा बोरोइंग्स, सरकार कहां से बोरो करेगी, पैसा लेगी कहां से, कर्जा लेना, सरकार कर्जा लेगी तो सरकार मार्केट से कर्जा लेगी। इस बार भी सरकार 5 लाख करोड़ स्मॉल सेविंग से लेगी, लघु बचत से, जो जवाहरलाल नेहरू की देन थी। जवाहरलाल नेहरू ने स्मॉल सेविंग्स की शुरुआत की थी 1950s में। और वहीं से 5 लाख करोड़ तो सीधा सीधा सरकार को उधार मिलने वाला है। सरकार उस पैसे को भी यूज करने वाली है। पोस्ट ऑफिस में जो बचत करते हैं, छोटी छोटी बचत, 5 लाख करोड़ लोग जमा कराते हैं 1 साल में। इस देश में लोग 5 लाख करोड़ की बचत करते हैं, छोटी बचत, बड़ी बचत नहीं, छोटी बचत, बैंकों में नहीं बल्कि पोस्ट ऑफिस में, और उसमें छोटी छोटी बचत योजनाओं में। सरकार ने कहा था हम इस पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे, मतलब, पर सरकार उसको लिए बिना अपना काम ही नहीं चला पाती, तो टैक्स के अलावा उसको 5 लाख करोड़ वो मिलेगा। नेहरू की वजह से बहुत फायदा होता है सरकार को। नेहरू के बनाए हुए PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उस जमाने के, आज भी डिविडेंड कमा करके देते हैं, जिसे वापस नहीं करना होता। ये 5 लाख करोड़ तो वापस करना पड़ेगा ब्याज सहित, लेकिन डिविडेंड PSUs का। और सरकार ने फिर रखा है 80 लाख करोड़, 72 लाख करोड़, जो भी 72,000 करोड़ का बेच करके, PSUs को बेच करके, डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाएंगे, उसको भी बजट में रखा है। हर साल रखते ही, बीच में तो 1.5 लाख करोड़ ले चले गए थे, लेकिन बिका नहीं, बिकता नहीं है, इतनी आसानी से बिकती नहीं पुरानी कंपनियां, सरकारी कंपनियां। आप BHEL जाकर के देखिए, अगर ये BHEL नहीं होता तो यहाँ सब ये आपके अग्रवाल जी, फलाना जी, इनके सबके कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती, ये सब कॉलोनियां होती। वहाँ जंगल है, BHEL का जंगल जाकर के देखिए। BHEL में कभी लंबे लॉन्ग ड्राइव पे भी जाएंगे आप, कभी बाइक लेके स्कूटी लाएंगे, बीच में ऐसा लगने लगेगा सुनसान, इतना बड़ा एरिया शहर के बीच में। PSU की वजह से बच पाया, नहीं तो यहाँ का बनिया ग्रुप छोड़ता उसको, कच्चा चबा जाता, उसको निगल लेता, कुछ नहीं होता आम जनता के पास में। आज वो सरकारी जमीनें बची हुई है, खूबसूरती है वो, जंगल देख सकते हो आप बीच शहर में, और सरकार के एसेट्स हैं। PSU कितनी कीमती जमीनें हो गई। 1960 में 50 में तो कोई ज्यादा कीमत नहीं थी,
जमीनों की, ये कोड़ियों के दाम चली जाती है। लेकिन आम लोगों की जमीन है ये। गांव थे पहले, कभी छोटे छोटे गांव रहे होंगे, खेती करने वाले लोग हैं, उन सब से अधिग्रहण करके उन सबको हटा करके कहा कि यहाँ पर BHEL बनाएंगे, बड़ी भारी मशीनों का कारखाना लगेगा, देश भर के लोग नौकरी में आएंगे, पूरे देश के लोग नौकरी करते हैं वहाँ, हर सरनेम के मिल जाएंगे, उड़ीसा के मिल जाएंगे आपको, बिहार के लोग मिल जाएंगे, साउथ के लोग मिल जाएंगे, पूरे देश के लोग हैं BHEL में। एक छोटा देश है वो, ठीक है। तो ये PSU का कमाल था, उनसे पैसा आता है। वो जो धंधा करते हैं PSUs, वो जो बेचते हैं, वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनका जो लाभांश है वो सरकार को सीधा मिलता है बजट में। ऐसे इनकम का पार्ट है वो सरकार की इनकम है। नवरत्न महारत्न कंपनियां, बहुत ज्यादा लाभ कमाने वाली कंपनियां। प्राइवेट सेक्टर की क्वालिटी भी नहीं है उतनी, बहुत सारे तो बंद हो गए, लेकिन हर जगह करप्शन नहीं है, ध्यान रखिए। IIT की कितनी क्वालिटी है अभी भी, दूसरे कॉलेजेस की नहीं है। एम्स की क्वालिटी कितनी है, दूसरे हॉस्पिटल की वो क्वालिटी कहाँ है। वो तो व्यापम वाले चोर डॉक्टर हैं, वो तो कभी कॉलेज ही नहीं गए। प्राइवेट कॉलेज के 90% डॉक्टर तो चोर हैं, व्यापम के संतान है सब, कभी कॉलेज ही नहीं गए। उनका फॉर्म भी दूसरे का था, एडमिट कार्ड फिर किसी दूसरे का, एग्जाम देने फिर कोई दूसरा गया, मेडिकल कॉलेज में फिर चौथा गया, और डिग्री फिर कोई दूसरा लेके बैठ के वहां पे वो कर रहा है, पांचवा आदमी हो। घोटाला भी इतना महान किस्म का है, भयंकर तरह का। ये हमारा प्राइवेट सेक्टर है, जिसके ऊपर सरकार भरोसे पे छोड़ने वाली है जनता को। और हमारे सरकारी संस्थान देखो, वो बहुत ही हाई क्लास हैं, वर्ल्ड क्लास हैं, पूरी दुनिया उनकी इज्जत करती है। हमारे यहाँ से बीटेक किया हुआ, IIT का बीटेक किया हुआ स्टैनफोर्ड जाता है, MIT जाता है, अमेरिका जाए, कभी ब्रिटेन जाए, सीधा PG में एडमिशन मिलता है, सीधा PG में एडमिशन लेता है। विश्व में मान्यता प्राप्त संस्थान है। पूरी दुनिया भारत के डॉक्टरों से, सरकारी डॉक्टरों से खास करके इलाज कराना चाहती है। जो सरकारी मेडिकल कॉलेज से, एम्स से पढ़ के जाते हैं, उनसे इलाज कराना चाहती है। उनके देश के लोगों के बजाय भी वो इंडियन डॉक्टर से इलाज कराना चाहती है। तो ये हासिल किया हमने, उन संस्थानों ने गौरव हासिल किया। वो सब खत्म सा हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, जबरदस्ती ठूस करके। वो निकम्मा सेक्टर है, अगर उसको करना होता तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के आधार पे पहले ही कर चुका होता। फिट होता तो सर्वाइव कर जाता। अब आप उसको फीड कर रहे हो, आर्टिफिशियल फीडिंग, कोई मतलब नहीं है उसका। इंजेक्शन के सहारे जो जीवन मिलता है, कितनी देर का मिलता है, वो ज्यादा काम नहीं करता। वो जय शाह बैठा हुआ है ना वहाँ BCCI में तो वो इंजेक्शन लगा करके जबरदस्ती उसको सेक्रेटरी बनाया हुआ है। 2 लाइन नहीं बोल पाता वो इंग्लिश में। उसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, स्किल से कोई लेना देना नहीं है। पूरे देश का प्राइवेट सेक्टर जय शाह है। अलग अलग सेक्टर में बिठा के देख लो उसको। ये होता है प्राइवेट सेक्टर, बिल्कुल टिपिकल एग्जाम्पल है जय शाह इन BCCI एज ए सेक्रेटरी। देख लो आप, एक नंबर का कचरा है। अब पूरा का पूरा सिस्टम देखिए, सिस्टम तो अपना काम करेगा ना। किसी प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री या किसी गृह मंत्री या किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से लोग काम थोड़ी करते हैं। किराने की दुकान वाला तो सुबह जाकर के अपनी किराने की दुकान खोलेगा डेली की, टेलर अपनी दुकान खोलेगा, मॉल में जो काम करता है उसको सैलरी मिल रही है, उससे उसका चूल्हा जलता है, तो सुबह वो तो नौकरी पे जाएगा ना। जो पार्किंग में बैठा हुआ आदमी वो गाड़ियां लगाएगा ना, सरकार से क्या लेना देना है उसको। और साल भर जब लोग इस तरह से, आम जनता जब काम करेगी, महिलाएं काम करेंगी, पुरुष काम करेंगे, सब अपने व्यक्तिगत विकास के लिए करते हैं, अपना घर चलाने के लिए करते हैं। बच्चा अपना करियर बनाने के लिए साल भर अच्छे परसेंटेज लेके आएगा,
पढ़ाई करेगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले कंपटीशन की तैयारी करेंगे, नीट वाले नीट की तैयारी करेंगे, आईएएस वाले आईएएस की तैयारी करेंगे। अपने किसी प्रधानमंत्री की वजह से कोई तैयारी थोड़ी करता है। और जब ये इंडिविजुअल सारे एफर्ट लगाते हैं तो जीडीपी तो उसी को तो कहते हैं, वो जीडीपी तो बढ़ता ही है। और पिछले साल जिसने की है वो उन गलतियों को थोड़ी दोहराता है, वो तो उनको हटा करके आगे और अच्छा करेगा, तो जीडीपी तो बढ़ता ही जाएगा, इनकम टैक्स तो बढ़ता ही जाएगा। ऐसे टैक्सेशन सरकार का जीटीआर टोटल बढ़ेगा, ऐसे बजट का साइज बढ़ेगा, देश की जनसंख्या रेगुलर बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी, ऐसे ही सप्लाई साइड बढ़ेगी। इसका मतलब विकास नहीं है, ये तो ग्रेजुअल एक प्रोसेस है, ऑर्गेनिक प्रोसेस है। विकास का मतलब ये है कि आपकी विल पावर की वजह से, आपके डिसीजन मेकिंग की वजह से आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से उसमें बूस्ट आया है। आया समझ? जो आदमी 18 साल का हो तो 19 का हो ही जाएगा ना अगले साल, प्रधानमंत्री चाहे जो हो, उससे क्या लेना देना। तो क्लियर हो रहा होगा कि असली में करना क्या है। तो बजट को समझिएगा और थोड़ा सा बोरोइंग्स को देखिएगा जाकर के कि कहां से लिया जा रहा है, कहां से सरकार इनकमिंग कर रही है। आउटगोइंग भी बता दी, इनकमिंग भी बता दी। तो कल बजट अच्छे से देख के आइएगा, आगे की बात भी करेंगे, ठीक है। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की